नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज मालिया आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये इस वर्ष पीईबी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं हेतु हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें मेरे द्वारा आपको सामान्य विज्ञान का अध्ययन करवाया जाएगा। और ये हमारी सामान्य विज्ञान की पहली वीडियो है। तो सामान्य विज्ञान का ये जो वीडियो है ये सेल पर आधारित होगा। सेल के ऊपर सेल हमारा आज का टॉपिक होगा। अब सेल से प्रारंभ करने का औचित्य क्या है ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि जो हाल ही के वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है, मतलब विगत 4 या 5 सालों में, तो उन परीक्षाओं में पीईबी द्वारा जो है विज्ञान वाले जो पोर्शन है उसमें बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बजाय फिज़िक्स के। क्योंकि पहले जो विज्ञान के जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन भौतिक शास्त्र पे ज़्यादा आधारित होते हैं। फिजिक्स का पोर्शन उसमें ज़्यादा होता था, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जैसे मैटर वगैरह, प्लानबल वगैरह, इन सब पे, पर आज प्रकाश वगैरह इन पे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उनमें जो है बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन वही सोल्व कर पाते हैं जिसमें बायोलॉजी पूरी तरह से पढ़ी हुई हो। तो इसलिए हम हमारा जो ये साइंस वाला जो पोर्शन है इसका पहला लेक्चर्स बायोलॉजी वाले किसी टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य छात्रों तक भी पहुँच पाए। आइए आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सेल है। और सेल, सबसे पहले सेल होती क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जो जीवित वस्तुएं हैं वे सभी सेल से निर्मित होती है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर की जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है। सेल, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कोशिका जीवन की मौलिक, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। मौलिक, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का आशय क्या होता है? तो मौलिक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का ये आशय होता है कि जो मौलिक से आशय वो कि सबसे बेसिक यूनिट है उसकी, किसी जीवित वस्तु की सबसे बेसिक है। सबसे बेस में क्या है? सेल है। यदि हम इंसान को अगर खोलते जाएंगे या किसी चीज़ को खोलते जाएंगे तो जैसे तो होता क्या है कि जैसे पहले आप ऊपरी लेयर ख़त्म होगी, वो टिश्यू से बनी हुई है उस त्वचा जो है, उसके बाद हम खोलेंगे तो हम और माइक्रो लेवल पर जाएंगे। जब हम जूम इन करते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को जूम इन करते हैं तो आप सबसे पहले आपको दिखेगा चमड़ी के अंदर, और जूम करोगे तो आपको थोड़े थोड़े जो है टिश्यूज़ दिखेंगे, और जूम करोगे तो आप फिर टिश्यूज़ के अंदर जो है और टिश्यूज़ के अंदर आपको सेल्स दिखाई देंगी। तो किसी उसका बेसिक यूनिट है ये, है ना, बेसिक यूनिट। जैसे ये एक टीवी है, इस टीवी की स्क्रीन अभी आपको वाइट दिख रही है, लेकिन जब आप इसको जूम करेंगे तो बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद यहाँ पे डॉट 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 जैसे दिखने लग जाएंगे। तो वो डॉट्स क्या है? पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स, ये जो एक इमेज आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे ये कोशिका लिखा हुआ, तो ये कोशिका वाला जो पोर्शन है ये एक काले रंग के बिंदु का से मिलकर एक क अक्षर या क लेटर आपको दिख पा रहा है। तो वो इस स्क्रीन की वो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? पिक्सल हो जाएगी। पिक्सल किसी स्क्रीन के बेसिक यूनिट। इसी प्रकार जो जीवित वस्तु हैं उनकी बेसिक यूनिट, मौलिक इकाई क्या है? सेल है। संरचनात्मक इकाई यानी कि उसी चीज़ से, संरचनात्मक इकाई से आशय ये होता है कि उस चीज़ से डेवलप होके, उस चीज़ के एक्यूमुलेशन से वो बनी है। उसका जो बेस है, उसकी जो संरचना है किस पे आधारित है? वो कोशिका पर है। तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रियात्मक इकाई इसलिए सेल को कहा जाता है कि क्रियात्मक इकाई क्योंकि वो अपने आप का एग्जिस्टेंस बनाए रखने में सक्षम होती है ना। जैसे सेल जो है बेसिक तो है ही सही, लेकिन वो खुद का इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकती है। जैसे आपने देखा होता क्या है कि जैसे जीवो जो हैं एक कोशी भी होते हैं और बहुकोशी भी होते हैं, लेकिन जो एक कोशी जीव होता है, मतलब उसमें केवल एक कोशिका, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपने आप का एग्जिस्टेंस बनाए रखने में सक्षम होता है ना। तो वो अपने आप में एक सेल अपने आप को खुद को जीवित रखने में कुछ समय तक एक कोशी जीव में तो पूरी तरह सक्षम रहती है, लेकिन जो बहुकोशी की जीव उनमें सेल्स जो है बाद में एक समय पर उपरांत मर जाती है। पर कुछ समय तक, जब तक उनके अंदर जीव द्रव उपलब्ध है, जब तक उनके अंदर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस काम करती है, तब तक वो जीवित रहती है। तो इस प्रकार जो है किसी सेल जो है किसी जीवित वस्तु, चाहे पौधे हों, चाहे हम हों,
एनिमल्स हो या सूक्ष्म जीव हो, उनकी बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और क्रियात्मक यूनिट यानी कि जो है फंक्शनल यूनिट है। तो फंक्शनल यूनिट से आशय है कि वो खुद को से जीवित रखने में सक्षम है, वो बेसिक तो है ही सही। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो मतलब एनीथिंग लेस देन सेल कैन नॉट बी सेड टू बी लिविंग, है ना, अलाइव नहीं कहा जा सकता उसे। मतलब जो भी वस्तु या जो भी जीव जो सेल से नीचे लेवल पे कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं कहा जा सकती, है ना। सेल के अंदर भी छोटी चीज़ें होती है, सेल के अंदर भी कुछ अंगक होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सेल पे डिपेंड करते हैं। इसलिए सेल जो है इंडिपेंडेंट यूनिट जो है, जो अपने आप को जीवित रखने में सक्षम है, वो सेल है। सेल यानी कि कोशिका, है ना। इंग्लिश में उसे सेल कहा जाता है, हिंदी में उसे कोशिका कहा जाता है। तो जो सभी जीव जीवित हैं वे सभी कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अब कोशिका का मूल अर्थ क्या है? कोश या कंपार्टमेंट है। ठीक है, कोश या कंपार्टमेंट, कोशिका का मूल अर्थ है कोश या कंपार्टमेंट। इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट और कंपार्टमेंट, है ना, इन इंग्लिश। अब आगे चलते हैं हम कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और उन्होंने क्या किया था कि अपने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, अब उस टाइम पे क्या सूक्ष्मदर्शी इतने डेवलप नहीं थे जैसे कि आज के हमारे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, वो बहुत ज़्यादा डीपली या बहुत ज़्यादा उसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो उस समय जो सूक्ष्मदर्शी उपलब्ध थे वो केवल एक कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी था, यानी कि लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी था। तो उसकी एक पावर जो है, उसकी जो क्षमता है एक निश्चित थी। तो उन्होंने जो अपना स्वनिर्मित, रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी तैयार किया था, उसके आधार पर उन्होंने एक कार्क, यानी कार्क आपने देखा होगा कि किसी वाइन बोतल पे आपने देखा हो, जनरली वाइन बोतल के ऊपर एक ऐसा कॉर्क लगा होता है लकड़ी का, तो लकड़ी का टुकड़ा रहता है, नरम लकड़ी का। तो उसका ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उस कार्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने पाया किस प्रकार की संरचना प्राप्त की। ये आप जो देख पा रहे हैं, इस टाइप की उनको कुछ संरचना दिखी उस कार्क के टुकड़े को बारीकी से देखने पे। ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे से जो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये इस टाइप की संरचना है। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऐसी। तो ये कार्क का टुकड़ा ऐसे कंपार्टमेंट, ऐसी बहुत सारी कंपार्टमेंट में बिखरा होता है। जब उन्होंने जूम करके देखा तो उसको, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने इस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल यानी कि कोशिका, है ना। इन कंपार्टमेंट्स को, ये जो जालीदार कंपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये 2D में इसलिए आपको ऐसी फ्लैट जाली जैसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसी कंपार्टमेंट है इस टाइप के। मैं आपको इसको 3D एक वो बनाने का प्रयास करता हूँ इससे। तो ये इस टाइप से एक 3D इमेज है ना। ये सेल अंदर में, इनमें XYZ तीनों डायरेक्शन में है ना, डायमेंशन है, मतलब ठीक है। तो ये सेल जो है कंपार्टमेंट है। और जो रॉबर्ट हुक ने इस टाइप से उसको देखा, सेल कार्क को जूम किया, जूम करने पे उसने देखा कि यार कार्क के अंदर जो है इस प्रकार के कंपार्टमेंट है। इन कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक जीवित कोशिका जो होती है उसमें उपलब्ध जैव पदार्थों की सहायता से अपनी आंतरिक क्रियाएं करती है और अपने आप को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। वो वृद्धि करती है, विभाजन करती है और इसी प्रकार से अपने आप को जीवित रखती है। ठीक है, तो सामान्यतः प्रत्येक कोशिका जो जीवित कोशिका रहती है वो एक निर्धारित अवस्था तक जीवित रहती है, उसके बाद वो मर जाती है और मृत कोशिका की जगह नई कोशिकाएं अपनी जगह ले लेती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक जीवित कोशिका उसमें उपलब्ध जैव पदार्थों की सहायता से आंतरिक क्रियाएं संपन्न करती है, वृद्धि करती है, विभाजन करती है, खुद को जीवित रखती है। और सामान्यतः प्रत्येक कोशिका एक निर्धारित समय अवधि बाद मृत हो जाती है। मृत कोशिका की जगह नई कोशिकाएं ले लेती है। अब मृत कोशिका क्या होती है? मृत कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिनमें ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो आंतरिक क्रियाएं हैं, ये सब खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद वो अब अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस बनाए रखने में सक्षम नहीं होती, मर जाती। मतलब जैसे कि इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं, इसमें ये कोशिकाएं जो मृत कोशिकाएं जो उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने देखी थी, ये रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। यहाँ पे लिख रखा है डेड कॉर्क सेल अंडर माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन वो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी, जीवित कोशिकाएं नहीं थी। ठीक है, तो अब ये जो कोशिकाएं, ये केवल उनका लेफ्ट ओवर पार्ट है, मतलब उन कोशिकाओं का
शेष बचा हुआ भाग है जो कभी जीवित रही होंगी। जब ये लकड़ी का किसी पौधे का हिस्सा थी तो ये जीवित रही होंगी, लेकिन जब वो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन खत्म हो गया, उसको काट लिया, तो उसके अंदर से जो एक समय निश्चित समय बाद वो सेल्स मर गई, और सेल्स मरने के बाद उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। इसलिए ये जो है जैसे कोर का टुकड़ा, तो इसकी साइज वही रहेगी, ये बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, विभाजन नहीं हो रहा है, इसलिए इनको मृत कहा जाता है। दिस आर कॉल्ड डेड सेल, दिस इज डेड सेल। ठीक है, ये जो है ये सब दिस ऑल आर डेड सेल्स। आगे चलते हैं। ठीक है, मृत कोशिका में आंतरिक जो क्रियाएं रहती हैं वे बंद हो जाती है और कोशिका का वृद्धि तथा विभाजन रुक जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। तो सेल, जब आपने बात करी कि जो सेल अभी तक जो हमने चर्चा की वो सेल, मृत सेल की कोशिका की बात करी, वो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजी थी सबसे पहले 1665 में। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं एंटोन वान लीeuwenhoek। तो एंटोन वान लीeuwenhoek, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है हमने, एंटोन वान लीeuwenhoek, और ये इंग्लिश, उसका इंग्लिश की जो स्पेलिंग है, ताकि कुछ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो उनको स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। एंटोन वान लीeuwenhoek नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में, और जो एंटोन वान लीeuwenhoek ने पहली बार जो है जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। ठीक है, 1674 में एंटोन वान लीeuwenhoek ने जीवित सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और जो लीeuwenhoek ने सेल को डिस्कवर तो किया, जीवित सेल को, लेकिन जीवित सेल के अंदर उपस्थित सघन क्षेत्र को वे परिभाषित नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ इस प्रकार की संरचनाएं प्राप्त की। अब उसमें एक हिस्सा जो है उस सेल का इस टाइप से गहरा था। ठीक है, उसके अंदर इस टाइप से कुछ ये थे। अब वो देख रहे थे कि ये, उन्होंने जिस भी चीज़ को देखा, जिसकी भी सेल को देखा था, तो वो देख रहे थे कि यार वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो अपने आप को थोड़े टाइम तक जीवित रखने में सक्षम है, और उनको उसके अंदर इस टाइप का एक सघन क्षेत्र है ना, डार्क एरिया दिखा। ठीक है, इस प्रकार का जो डार्क एरिया उन्हें दिखा, उसको वो डिफाइन नहीं कर पाए कि डार्क एरिया सेल के अंदर क्या। उन्होंने बहुत सारी, एक जो जीवित सेल देखी होगी उसमें बहुत सारे जो है अंगक कहते हैं। अंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि अंग जो है सेल से मिल के बाद सेल का बाय प्रोडक्ट है, तो उसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने उसको ऑर्गन नहीं कहा, ऑर्गेनल कहा। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल थे, और एक कोई ऑर्गेनल ऐसा था जो बहुत डेंस था, जिसे वो परिभाषित लीeuwenhoek नहीं कर पाए। उन्होंने केवल देखा कि ये सेल जीवित है, विभाजन है, वृद्धि कर रही है, बस इतना, दैट्स इट। तो उन्होंने उस आधार पर उसको जीवित मान लिया कि जीवित सेल है, फर्स्ट लाइव सेल अपन ने खोज लिए 1674 में। ठीक है, 1674 में। अब ये देख पा रहे हैं आप, ये जो है ये एक ओनियन सेल का माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना। ओनियन सेल्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसे है कि जब आप किसी ओनियन यानी कि प्याज का टुकड़ा लेंगे, प्याज के ऊपर की जो आपने देखा वो परत रहती है, प्याज लेयर बाय लेयर से मिलकर बना होता है। जब हम उसमें से किसी लेयर को लेके उसकी एक पतली स्लाइड करके ऊपर का छिलका पतला सा, एक आपने देखा होगा कभी आपने प्याज खोला हो तो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली जैसी संरचना रहती है। उस झिल्ली जैसी संरचना को जब आप निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो आपको क्या दिखती है? कुछ इस प्रकार की संरचना दिखती है। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे 1-2 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंपार्टमेंट है ये सभी इसकी सेल्स हैं, प्याज की त्वचा की सेल्स हैं। ठीक है, ये इस टाइप से। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ ब्लैक से डॉट दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में। ये ब्लू डार्क पोर्शन के जो इन सेल्स के डार्क पोर्शन है, ये क्या है? तो ये जो है ये इस प्रकार से कुछ उनको लाइव सेल, ये लाइव सेल है ना। ये लाइव सेल कैसे है कि ये अब कुछ समय तक अपने को जीवित में रखने में सक्षम थी, वृद्धि कर रही थी, विभाजन कर रही थी, और मतलब जीवित बनी हुई थी। इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, इनके अंदर की जो क्रियाएं हैं वो खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको लाइव सेल कहा गया। तो लाइव सेल इस प्रकार से कुछ दिखती है। ये जो है प्याज के त्वचा की जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जिसमें ये सेल्स है, उसकी त्वचा की जो सेल्स हैं वो हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो मैंने आपको अब आपको देख पा रहे हैं जो डार्क वाला जो पोर्शन है, ये डार्क सेल है। जैसा कि जो एंटोन वान लीeuwenhoek परिभाषित नहीं कर सकते, उसको बाद में डिफाइन किया गया किसी अन्य वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, तो ये जो डार्क पोर्शन ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। किसी सेल के अंदर का जो सघन भाग रहता है उसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। तो हम आगे चलते हैं, आगे बता दो। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। सभी जीवित कोशिकाओं में एक सघन गहरा भाग होता है, उसके केंद्र में मौजूद होता है, जो उसकी कोशिका की वृद्धि, जनन तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करने की सूचना को संग्रह रखता है अपने अंदर। ठीक है, आनुवंशिक जो जानकारी रहती है वो कोशिका की सेल में रहती है। आनुवंशिक जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो
जैसा कि इसमें लिखा है, सभी जीवित कोशिकाओं में एक सघन स्थान होता है जिसमें उस कोशिका की वृद्धि, जनन, विभाजन समेत अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली सूचनाएं संग्रहित होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस, है ना। तो जो सारा डाटा रहता है, जो इन्फॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग टू रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, बाइफर्केशन जैसी जो क्रियाएं रहती है, उन सभी क्रियाएं को निर्धारित करने के लिए उसमें एक जानकारी कहाँ स्टोर रहती है। उसको सेल को कैसे पता पड़ेगा कि वो उसको अब विभाजित होना है, इस प्रकार से विभाजित होना है, और सेल की साइज़ क्या होगी, इस प्रकार से सेल के क्या गुणधर्म होंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो प्रकृति ने क्या किया कि वो जो है उसको एक चिप, जैसे कि मोबाइल में मेमोरी किस गाने वगैरह किस में स्टोर होते हैं, वो सभी एक मेमोरी, जिसे हम चिप, सामान्य भाषा में चिप कहते हैं, वो मेमोरी कार्ड जो रहता है उसका उसमें स्टोर रहते हैं। वैसे ही इसका सेल जो है, सेल के अंदर का जो मेमोरी कार्ड है वो ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में सारी जानकारी फीड रहती है उसकी। ईश्वर ने उसके अंदर न्यूक्लियस में से जानकारी फीड कर दी कि यार आपको इस प्रकार से वृद्धि करनी है, विभाजन करना है ना, और बाकी शेष क्रियाएं जो भी है वो इसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो किसी जीवित कोशिका में केंद्रक की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1804 में की थी। ठीक है, किसी जीवित कोशिका में केंद्रक की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1804 में की थी। ठीक है, अब आप देखें कि आपने जो 1665 में पहली बार लाइव डेड सेल की खोज हुई, उसके बाद 1674 में, यानी कि 65 से आप मान लीजिए कि तकरीबन 10 साल 9 साल बाद लाइव सेल की खोज हो पाई। और उस लाइव सेल के भी करीबन 200 साल बाद, आप देख पा रहे हैं 200-150 साल बाद 1804 में जो है वो डिफाइन हो पाया कि यार वो जो डार्क क्षेत्र जो उसने देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, एंटन वान लुएनहॉक ने लाइव सेल के अंदर जो डार्क क्षेत्र, डेंस एरिया देखा था, वो क्या था, वो 1804 में पता पड़ा रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक द्वारा कि यार वो जो है उसने उसको न्यूक्लियस नाम दिया। और न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस जो है सभी जानकारियों का एक जानकारी को स्टोर करने वाली जगह है उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि सभी सेल्स में न्यूक्लियस इसी प्रकार डेंस हो यह अनिवार्य नहीं है। ये कुछ सर्टेन सेल्स में होता है जिनमें सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स हैव दिस काइंड ऑफ डेंस एरिया इन देयर सेल पैकेट विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना। उसमें कुछ सेल्स में ऐसा होता है जिनमें डेंस एरिया हो, तो सभी में ऐसा डेंस एरिया हो ये अनिवार्य नहीं है, पर मोस्ट ऑफ देम हैव दिस काइंड ऑफ डेंस एरिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो सेल थ्योरी की बात आती है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो सेल थ्योरी आता है कि सेल थ्योरी क्या है। तो होता क्या है कि सन 1838 में जब वो न्यूक्लियस की बात हो गई, 1804 में न्यूक्लियस की खोज हो गई, तो उसके बाद मैथियस शिल्डन नाम के जो एक बोटनिस्ट थे, है ना, मैथियस शिल्डन नाम के एक जर्मन बोटनिस्ट थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के पौधों पर अध्ययन किया। जो बोटनी वाला है वो पौधों पर अध्ययन करेगा, ठीक है। बोटनिस्ट, वो जर्मन एक बोटनिस्ट है, 1838 में उन्होंने पौधों पर अध्ययन किया और पाया कि सभी पौधे जो है, सभी जो पौधे थे उनको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप, जब इस टाइम पे क्या माइक्रोस्कोप थोड़ा डेवलप हो गया था, तो उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने पाया क्या कि यार कोशिकाओं, जो पौधे रहते हैं वो कोशिका या उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। अब कोशिका या उत्पाद क्या होते हैं, कोशिका या उनके उत्पाद, तो होता है क्या है कि सेल्स जो होती है, सेल्स इकट्ठा होती है, तो सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलके बनाते हैं मनुष्य या जो भी जीव है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में उसे कहा जाएगी सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली फॉर्म्स एनी ऑर्गेनिज्म और एनी प्लांट, है ना। तो ये मैंने आपको उसकी हायरार्की बता दी, सेल टू ऑर्गन, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, organ to organ system and system to organism, ठीक है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। तो 1838 में मैथियस शिल्डन जो जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने अपना अध्ययन किया पौधों पे, और पौधों में पाया कि सभी जो है पौधों या पौधों के उत्पाद से मिलते हैं, पौधे जो है कोशिका या कोशिका के उत्पाद से मिलकर बनते हैं। तो ये तो कोशिका हो गई, और ये जो टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ये सभी उसके उत्पाद हो गए। टिश्यू के उत्पाद से आ जाए प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स उस सेल से प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ सेल कहा जा रहा है, ठीक है ना।
वी मूव टू नेक्स्ट जो हमारा वो है उस पर चलते हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। लगभग इसी समय यानी कि 1838 में जो मैथियस शिल्डन ने अपना अध्ययन शुरू किया था और 1839 में उसी के पैरेलल कंटेम्प्रेरी एक और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने थियोडोर श्वान नाम के, थियोडोर श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, है ना, थियोडोर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने पौधों और जीवों दोनों पर अध्ययन किया, तो उन्होंने भी यही पाया कि यार पौधे जो है जीव, पौधे तथा जीव जो है कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बने। जो बात जो मैथियस शिल्डन ने प्राप्त की थी वही श्वान ने भी देखा कि यार उन्होंने भी यही चीज़ ऑब्जर्व की, पर उन्होंने जो ये शिल्डन थे इन्होंने केवल सोनली पौधों पर रिसर्च की थी, और जो श्वान थे उन्होंने पौधों और पौधों के अतिरिक्त जीवों पर भी रिसर्च की थी। और उन्होंने जो रिसर्च की उस रिसर्च के आधार पर उन्होंने प्राप्त किया कि कोशिकाएं, जो पौधे हैं या जीव हैं वो कोशिका या कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने हैं। ये बात उन्होंने भी जांच की। अब उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने और चीज़ें ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि यार कोशिका जो है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल पौधों का एक विशिष्ट गुण है। सेल वाल मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उन्होंने ये देखा कि जो पौधे हैं उनकी जो सेल है उसके आगे एक कठोर बाहरी आवरण है, उन सेलों में एक कठोर बाहरी आवरण है पौधों की सेल्स में, तो वो उस पौधों का विशिष्ट गुण है। वही आवरण आपको जीवों के जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनकी सेल्स में वैसा कठोर आवरण बाहरी सतह पे सेल की नहीं देखने को मिलता। इसलिए उन्होंने इसको कहा कि कोशिका भित्ति, दैट इज कॉल्ड सेल वाल, वो पौधों का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, अब जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी, जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी, यानी कि सेल वाल एब्सेंट थी ऑर्गेनिजम्स के केसेस में, लेकिन पौधों के केसेस में वो प्रेजेंट थी। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैरा। शिल्डन और स्वान का जो अनुसंधान था सेल थ्योरी का आधार बना। जो मैथियस शिल्डन थे या जो थियोडोर स्वान थे, उनका की जो ये रिसर्च थी वो अल्टीमेटली फिर सेल थ्योरी का बेस बना। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो इन्होंने सेल थ्योरी का एक पोर्शन अपने स्तर से अपनी रिसर्च के आधार पर दे दिया था, लेकिन ये जो सेल थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि यार जो सेल है, सेल पौधे तो सेल से मिलके बने हुए, पौधे या जीव जो है वो तो सेल्स या सेल प्रोडक्ट से मिलके बने हुए, लेकिन सेल कैसे बनती है, जो सेल्स है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, किसी भी जीव में सेल्स उत्पन्न कहाँ से हो रही है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे शिल्डन और स्वान। तो ये उनकी जो रिसर्च थी वो फिर आगे चल के सेल थ्योरी का आधार बनी। सेल थ्योरी क्या कहती है वो मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी को हिंदी में कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। अब सन 1855 में एक रुडोल्फ वर्चाव करके, यहाँ पे लिख रखा हमने हिंदी में नाम और ये इंग्लिश में नाम है, रुडोल्फ वर्चाव नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अध्ययन किया और जो श्वान और जो शिल्डन की जो थ्योरी थी उसको बेस लेके उन्होंने आगे रिसर्च अपनी प्रारंभ की। तो उन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन निकाला कि सभी जीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये तो उस चीज़ से भी कंफर्म हुई जो श्वान और शिल्डन की थ्योरी थी उसके, लेकिन उन्होंने जो उनकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि यार सेल कैसे डेवलप हुई, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने रिसर्च के आधार पर। तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया, ये तो श्वान और शिल्डन ने बता दिया था, लेकिन ये जो कोशिका, उन्होंने कहा कि कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। अब ये बात एक्सप्लेन हो गई कि कोशिका, जो श्वान और शिल्डन की जो थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि यार कोशिका कैसे उत्पन्न हो रही है, जो कोशिका बन रही है वो कैसे बन रही है। तो इन्होंने जो है रुडोल्फ वर्चाव ने 1855 में अपनी रिसर्च के आधार पर ये पता लगाया कि वो जो कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती यानी कि जो प्रायर जो कोशिकाएं हैं, प्रीवियस जो कोशिकाएं अपनी, उन्हीं से बाइफर्केट होके बन रही है ना। बाइफर्केट होती है सेल, एक सेल से, अब जैसे एक सेल है तो वो दो में बढ़ जाती है। ठीक है, या इसके पास जो मटेरियल रहता है इसको दो में विभाजित कर देती है। इसी प्रकार ये सेल भी फिर आगे चल के दो में विभाजित हो जाएगी और ये भी सेल आगे चल के दो में विभाजित हो रही है। तो ये आप देख पाएंगे एक्चुअली इन सभी सेल्स का ओरिजिन कहाँ है, ये दिस सेल, ये सेल है उसका ओरिजिन, है ना। सेल में विभाजन हो रहा है, एक ही सेल से सेल और पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी थी। सेल थ्योरी क्या थी? 1855 में रुडोल्फ वर्चाव द्वारा दी गई थी सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी ये थी कि जो कोई भी जीव है, जीवित वस्तु या जो भी जीव, पौधे वगैरह जो भी हैं, वे सभी कोशिका या कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने हुए हैं। और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होने के साथ ही वह जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ से डेवलप हो रही है? कोशिका डेवलप हो रही है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यही सेल थ्योरी थी। इसके 2 पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। कोशिका के प्रकार। अब चूंकि न्यूक्लियस की खोज 1804 में हो चुकी थी, तो न्यूक्लियस की खोज के पश्चात क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए, तो उन्होंने देखा कि यार
और जो अपने सूक्ष्मदर्शी हैं वो भी डेवलप हो गए थे, जो माइक्रोस्कोप थे वो भी डेवलप हो गए थे पहले की बजाय। तो अब उन्होंने लोगों ने जो वैज्ञानिक थे उनको अनुसंधान करने के लिए ज़्यादा जिज्ञासा मिली, तो उन्होंने देखा अलग अलग सेल्स को, देखा पौधों की, जीवों की, सूक्ष्म जीवों की सेल्स को अलग अलग उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि यार जो कुछ सेल्स है उनमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है, केंद्रक यानी कि मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर का ऐसा डेंस पार्ट है, और कुछ सेल में ये डेंस पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना। कुछ सेल्स में उन्होंने देखा कुछ सेल इस प्रकार की हैं, कुछ सेल इस प्रकार की हैं, ठीक है, इस टाइप की। तो अब उन्होंने ये सेल और इन सेल को दो कैटेगरी में दे दी, ठीक है। जो सेल इस प्रकार की थी उसको उन्होंने कहा यूकैरियोटिक, है ना, ये आपका केंद्रक है। और कुछ में केंद्रक दिख ही नहीं रहा है, केंद्रक दिख नहीं रहा है पर दिख नहीं रहा है, जैसे ईश्वर है पर दिखते नहीं है, वैसे ही इसमें भी केंद्रक का जो मूल भाव है वो है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, उन्होंने इसको यूकैरियोटिक सेल कहा, और इस वाले को जिसमें केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा था उसको कहा उन्होंने प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हूँ मैं। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल इंग्लिश में भी उसको प्रोकैरियोटिक ही कहा जाएगा, मतलब हिंदी में, सॉरी, और इंग्लिश में भी जो यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल ही कहा जाएगा, इसका अलग से कोई रूपांतरण नहीं है, इसका ट्रांसलेशन कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसे याद कीजिएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी तो उसमें क्या था, उसमें ये विशेषता थी कि उसका जो नाभिक है वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, स्पष्ट नहीं था, मतलब कहने का आशय नाभिक था, लेकिन नाभिक जो है डिजोल्व था, जो उसकी जो डीएनए, जिसकी जो आनुवांशिक जानकारी है वो उसके अंदर के जो लिक्विड है, जैसे कोई सेल रहती है ना, तो सेल के अंदर क्या होता है कि ये सेल का पैकेट है, आप मान लीजिए ऐसा गुब्बारे जैसा, तो इसके अंदर क्या पानी भरा है, मान लीजिए जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरा रहता है, सेल के अंदर, सेल जो रहती है उसके अंदर ऐसा लिक्विड भरा रहता है। वो मैं आपको आगे ऑर्गेनल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर सारे जो उसकी क्रियाएं इस लिक्विड के अंदर होती रहती है, ठीक है। अब कुछ में इस प्रकार की दिखती हैं और कुछ सेल इस प्रकार की नहीं दिखती, जिसमें इस टाइप का नहीं होता। तो इस आधार पर उन्होंने दो बताया। अब दो सेल को क्लासिफाई कर दिया, दो सेल है, सेल का क्लासिफिकेशन दो सेल टाइप में कर दिया, प्रोकैरियोटिक विदाउट डिफाइंड न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक विथ डिफाइंड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि सुस्पष्ट जो दिखाई देता है, और प्रोकैरियोटिक यानी कि नॉट वेल डिफाइंड, या है ना। तो ये जो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था वो जो है दिखाई नहीं दे रहा, उसमें फैला हुआ, ठीक है। आगे चलते हम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, अब इनमें क्या हो रहा था कि अनुवांशिक जानकारी, यानी कि जो अनुवांशिक जानकारी मैंने आपको जैसा बताया कि न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है, तो अनुवांशिक जानकारी कोशिका में एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें जो अनुवांशिक जानकारी, न्यूक्लियस के अंदर अनुवांशिक जानकारी यानी कि डाटा फिट रहता है, वो एक डेंस एरिया में रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ऐसा डेंस एरिया दिखाई नहीं देता, होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, मतलब एक जगह पर्टिकुलर डेंस के रूप में रहता है, वो फैला हुआ रहता है। जब आप जैसे किसी कमरे में घुसते हैं हम, तो अगर ज़्यादा जाने की घुस जाएंगे तो बहुत सारे दिखेंगे, या जैसे मान लीजिए फर्श पे चींटियाँ चलती हैं, कभी कभी वो चींटियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, तो जब वो इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ पे आपको डार्क डार्क दिखने लग जाती है। लेकिन अगर कोई अकेली चींटी चल रही होगी तो वो ऐसे अलग से दिखाएगी नहीं आपको, ठीक है ना। तो वैसे ही सेल के साथ है कि जो उसका न्यूक्लियस है वो ऐसा होता है, लेकिन वो अलग अलग बिखरा हुआ रहता है। तो बिखरा हुआ रहता है तब वो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें है ही नहीं, इस टाइप से दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं रहता, ठीक है। इन कोशिकाओं में अनुवांशिक जानकारी केवल एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, बल्कि उनके आंतरिक द्रव, जैसा कि वो लिक्विड था मैंने बताया आपको, उसी के अंदर वो फैली हुई रहती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, छितरी हुई रहती है। तो ये कोशिकाएं क्या है, ये कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक यानी कि ये सबसे पहली कोशिकाएं, है ना। अब सबसे मतलब आद्य कोशिका कहने का आशय ये कि प्रकृति ने जब कोशिकाओं में का निर्माण करना प्रारंभ किया, प्रकृति में कोशिका निर्मित हुई, तो सबसे पहले इसी टाइप की कोशिकाएं निर्मित हुई। क्यों? क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन सिंपल था। जब आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो आप पहले सिंपल चीज़ सीखते हैं, ठीक है, फिर कठिन, जैसे आप गणित का कोई सवाल सीख रहे हैं तो आप पहले उसकी बेसिक सीखेंगे, बेसिक सिंपल रहते हैं, लेकिन जब आप वो आगे सीखते हैं तो फिर वो आगे कठिन सवाल सोल्व करने लग जाते हैं। उसी प्रकार ये जो कोशिकाएं, इनमें भी ऐसी सीन है, प्रकृति ने पहले सिंपल कोशिकाएं बनाई और उसके सिंपल कोशिका बना दी, ठीक है। और जब उन्होंने निर्माण किया सिंपल कोशिका का, उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल था, मतलब उसकी संरचनाएं ज़्यादा जटिल नहीं थी, सिंपल थे, कम उसके अंदर सिस्टम थे, कम पार्ट्स थे उसके अंदर, ठीक है ना।
सिंपल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये समझिए आप कि उसके अंदर पार्ट्स कम थे, ज़्यादा वो अपने कम पार्ट्स में अपना जो जो बेसिक वो काम है वो कर पा रही थी। मतलब वो उनका काम भी जटिल नहीं था। वो जो सेल जो पहले प्रकृति ने पहली जो सेल बनाई, जैसे आज जिस सेल जिन्हें मैं कह रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल का अपना कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं है, काम नहीं है। जैसे हमारी जो सेल्स हैं उनका अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम है, लेकिन उन सेल्स का कोई पर्टिकुलर काम नहीं था। वो अपने आप में जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो सूक्ष्म जीवों की सेल थी, और वो अपना खाली जीवन अपना खुद को जीवित रखने जितना भर काम उनके पास था, तो उतना ही काम था। इसलिए उन्होंने प्रकृति ने उसको सिंपल कंस्ट्रक्शन दिया। उनकी साइज, ये कोशिकाएं सबसे पहले प्रकृति ने इन्हीं कोशिकाओं को निर्माण किया, इन्हीं कोशिकाओं से बाद में चल गए। जब शुरुआत में ये कोशिकाएं निर्मित हो गई, मैंने जैसा बताया कि बेसिक कोशिकाएं जो है ना, जो कोशिकाओं की पूर्वज है वो आद्य सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं कोशिकाओं से फिर बाद में जो कोशिकाएं अपने आप में प्रकृति जो जीवों की क्या एक वो रहती है, नेचर रहता है कि वो अपने आप को डेवलप करते हैं। जैसे हम बंदर थे पहले, होमोसेपियंस है ना, तो होमोसेपियंस पहले जो हम सब एप से आए हैं, मतलब जो वानर है, वानर प्रजाति से हम डेवलप हुए। हम पहले शुरुआत से ऐसे नहीं दिख रहे। जो हम प्रकृति में हम पहले थे तो हम बंदर थे, बंदर से हम धीरे धीरे डेवलप हुए। तो हम डेवलप कैसे हो रहे कि हम जो जीव है अपने आप में संशोधन करता रहता है। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें चेंज आते रहते हैं, ठीक है ना। पीढ़ी जैसे पुराने ज़माने में ये कान हिलते थे हमारे, लेकिन अब नहीं हिलते, क्योंकि अब हमने इसका उपयोग करना बंद कर दिया, हिलना बंद हो गए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें जो हैं, उपयोगी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुपयोगी चीज़ें वो लुप्त हो जाती है। यही प्रकृति का सिद्धांत है। तो वैसे ही सेल के साथ हुआ। जो प्रोकैरियोटिक सेल पहले बनी, उनमें कुछ प्रकृति ने फिर समय दर समय उसमें सुधार किए, और उनके अंदर एक जटिल टाइप की सेल बनी। तो इन्हीं कोशिकाओं से बाद में जाके यूकैरियोटिक सेल जो है जटिल सेल बनी। अब ये कोशिकाएं जो थी प्रोकैरियोटिक की संरचना में बहुत ही सिंपल थी। इनके पास ज़्यादा पार्ट्स नहीं थे, इनका आकार सूक्ष्म था, ठीक है। इनको चूंकि सिंपल थी, इनके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था, ज़्यादा पार्ट्स नहीं थे, सिंपल छोटी छोटी कोशिकाएं थी। तथा इनमें अंगक, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि अंगक, मैं यहाँ अंगक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका कारण मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि ये एग्जैक्ट अंग जो है, अंग तो सेल से बनते हैं, लेकिन ये सेल के अंदर का पार्ट है, इसलिए इनको अंगक यानी कि ऑर्गेनल कहा गया। तो अंगक लगभग नगण्य थे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहता हूँ कि इसमें जो ऑर्गेनल्स थे, इस सेल्स में ऑर्गेनल्स की संख्या बिल्कुल नील थी, है ना, बिल्कुल नेग्लिजिबल ऑर्गेनल थे उनमें। अब आंतरिक क्रियाएं जो है असंगठित तरल द्वारा ही संपन्न होती थी। असंगठित तरल, जैसा मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर लिक्विड रहता है, वो उसका उसी के द्वारा जो उसके अंतर्गत जो आंतरिक क्रियाएं वो उसी में हो रही थी। जो बाकी जो असंगठित जो क्षेत्र, वो सारे जो बाकी सेल के काम है वो सारा उस लिक्विड द्वारा पूरे होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल थी संरचना में, स्मॉल थी, और उसके अंदर जो लिक्विड था वही बाकी सारी क्रियाएं वो अपने आप में कर रहा था। अंगक बिल्कुल यानी जो ऑर्गेनल्स थे वो नगण्य थे। आगे चलते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक उनका कंस्ट्रक्शन ऐसे ही रहता है। बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोकैरियोटिक सेल का इसी टाइप का रहेगा। अब इसमें डिज़ाइन अलग अलग आती है। जैसे कोई सी कंपनी गाड़ी है तो गाड़ी का डिज़ाइन अलग अलग आता है। कोई बड़ी ऊपर से आती है, एसयूवी आती है, सेडान आती है, हैचबैक आती है, ठीक है ना। पर जो अल्टीमेटली गाड़ी है उसका अंदर का जो मैकेनिज्म वो तो ऐसे ही रहता है। इंजन रहता है, टायर रहते हैं, स्टीयरिंग रहता है, गियर बॉक्स रहता है ना, डिफरेंशियल रहता है। तो वैसे ये सेल है, ये इसकी डिज़ाइन अलग अलग आती है, लेकिन साइज़ बड़ी छोटी आती है। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमेशा इसी प्रकार की आपको दिखेगी, ठीक है ना। और ये इनकी साइज़ भी बहुत छोटी रहती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, है ना, ये साइज रहती है इनकी, ठीक है। सेल्स की साइज, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनकी साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर रहती है। अब ये 5 से 10 माइक्रोमीटर क्या होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर, यह 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा। कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप का आ जाएगा यार, 1 माइक्रोमीटर क्या है, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। और इनकी जो साइज है इसी 5 से 10 माइक्रोमीटर की साइज में ये होती है, ठीक है। अब ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस टाइप की एक प्रोकैरियोटिक, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इसको इसके अलग अलग पार्ट में आपको आगे वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने के टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप की दिख रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। 2-4 पार्ट्स हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये नीला वाला, ये दो हरा, ये लिक्विड उसका, और एक ये पार्ट, ठीक है। तो ये इतना सिंपल कंस्ट्रक्शन था। ये बहुत माइक्रो लेवल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइज माइक्रोमीटर में है, तो बहुत छोटी साइज है, ठीक है, ठीक है। तो
ये आपने चित्र देख लिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल के टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम है। ठीक है, अब आगे चलता हूँ, आगे और एक डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम एक जो मैंने तो आपको छोटी सी थ्योरी एक प्रोकैरियोटिक सेल की दी, अब यूकैरियोटिक सेल की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी एक पैकेट में बन रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 टाइप की सेल थी, एक सेल में आपका इस टाइप से दिख रहा था और एक सेल में कुछ इस टाइप से था, बिखरा हुआ था। तो ये जो डेंस वाला जो पोर्शन है, ये इस टाइप की जो सेल थी वो कहलाई थी अपनी यूकैरियोटिक सेल। अब इनमें जो है ये आनुवंशिक जानकारी, यानी जिसमें मैंने आपको बताया आनुवंशिक जानकारी, जो उसको वृद्धि, विभाजन, प्रजनन, उस टाइप की जो जानकारी थी वो कहाँ से स्टोर थी, इस टाइप के एक डेंस एरिया में स्टोर थी। वो डेंस एरिया क्या था, उसका न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस जो है पैक्ड रहता है। यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है, एक झिल्ली रहती है उसके आसपास, उसको पैक करके रखती है। ठीक है ना, तो जिसे केंद्रक कहते हैं, और ये केंद्रक जो है पैक्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये कोशिकाएं आकार में अपेक्षाकृत बड़ी थी। इनकी साइज जो है मतलब 7 से 20 माइक्रोमीटर या और ऊपर तक भी जा सकती। ठीक है, इस प्रकार की सेल्स रहती है ना, ये उनकी साइज का वेरिएशन होता है। ये वो जो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो 5 माइक्रोमीटर से 10 की बीच की थी, लेकिन ये जो है 7 से 20 या इस टाइप की और ऊपर की भी हो सकती है। ठीक है, अब उसकी साइज में आपको अलग से बता दूंगा। ये कोशिकाएं जो है आकार में अपेक्षाकृत बड़ी थी। अपेक्षाकृत किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। संरचना में जटिल थी। इनमें इस जैसे अब इसमें तो कुछ नहीं था, मैंने आपको 3-4 पार्ट बताए वही थे, लेकिन ये जो हम सेल आगे देखेंगे इसमें इसका जब डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखेंगी आपको। तो इसलिए ये जो है संरचना में जटिल थी ये, और आंतरिक क्रिया हेतु विभिन्न प्रकार के अंग पाए जा रहे थे। अब उसमें मैंने आपको बताया कि जो आंतरिक क्रियाएं थी वो केवल वो जो उसका लिक्विड है वो कर दे रहा था, लेकिन इस प्रकार की जो कोशिकाएं जो यूकैरियोटिक सेल है, इनमें हर काम के लिए का अलग स्पेशल अलग अंगक थे, यानी कि ऑर्गेनल्स थे। इसमें हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गेनल डिसाइडेड थे। ये चूंकि कॉम्प्लेक्स था इनका कंस्ट्रक्शन, ये सॉरी, तो ये जो है प्रोकैरियोटिक के बाद डेवलप हुई यूकैरियोटिक सेल। तो इनमें डेवलपमेंट आ गया, इनमें अपने आप में अलग अलग, इनने देख लिया कि यार अलग अलग प्रकृति ने उसको बोला कि यार इसको आप अलग अलग काम अलग अलग आदमी को बांट दो। आप खुद सभी एक काम एक जो है साइटोप्लाज्म यानी कि जीवधरों से मत कराओ, आप अलग अलग ऑर्गेनल बना दो उसके लिए, और आप ऑर्गेनल डेवलप करो और वो आपके काम सभी फ्लॉलेसली करेंगे। ठीक है, अलग अलग काम। तो ये थोड़ी जटिल होगी और साइज में बड़ी भी होगी चूंकि जटिल हुई। ठीक है, अब ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल से विकसित हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि एक कोशिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक सेल से बाद में डेवलप होकर बनी। ठीक है, इन कोशिकाओं का आकार तथा आकृति भिन्न भिन्न थी। इनके साथ भी यही सीन था, आकृति तथा इनके फंक्शंस भिन्न भिन्न थे, लेकिन इनका भी अंदर से कंस्ट्रक्शन समान ही रहता है। मतलब जो बेसिक, जो इनके अंतर्गत जो बेसिक पार्ट जो रहेंगे वो सभी सेलों में सेम रहेंगे। कुछ सेल में ज़्यादा, एक आध जो है ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, और जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लेकिन प्लांट सेल में एक सेंट्रियोल नाम का जो अंगक है वो नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमारी ह्यूमन सेल या एनिमल सेल है उनमें वो अंगक पाया जाता है सेंट्रियोल करके। तो ये कुछ डिफरेंस है, पर इनका बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट उनमें कॉमन रहेंगे, जो दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब कोशिकाओं का आकार तथा आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उनकी आंतरिक संरचनाएं समान होती है। ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। अब आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया उसमें 2-4 पार्ट दिख रहे थे, लेकिन इसमें कितने सारे पार्ट है। इसमें ये नीला वाला ये भी दिख रहा है, एक ये ऑरेंज कलर का ये भी दिख रहा है, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ब्लू डॉट्स हैं, ये रेड वाले डॉट्स हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और नहीं दिख पा रही होगी, ये चूँकि पर इस टाइप का एक और पार्ट्स रहते हैं ऐसे लकड़ी जैसे। तो ये एक टिपिकल डायग्राम है उसका, किसका, यूकैरियोटिक सेल का। आप देखेंगे तो आपको ये, आप इसको देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये थोड़ा जटिल चीज़ है। वो सिंपल था, आपको दिखने में 2-4-5 चीज़ें दिखी और आप समझ गए कि यार ये प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जो 2 सेलें मैंने आपको बताई, इन सेलों के आधार पे जीवों का वर्गीकरण हुआ। जो सेल्स के आधार पे ही बाद में फिर जीवों का वर्गीकरण बना। क्या कुछ जीवों के पास यूकैरियोटिक सेल थी, कुछ में प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार हुआ मैं आपको बताता हूँ। किंगडम क्लासिफिकेशन इन व्यू ऑफ सेल टाइप। जंतु वर्गीकरण कोशिका के प्रकार के आधार पर। जंतु किस प्रकार से वर्गीकृत हुआ, कोशिका का प्रकार, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत केवल और केवल मोनेरा वर्ग आता है। मोनेरा, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप याद रखने के लिए रखिए कि मोनेरा वर्ग प्रोकैरियोटिक सेल का एक ही केवल
केवल सोल मेंबर कौन है? मोनेरा वर्ग। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत केवल मोनेरा वर्ग के जीव आते हैं। और मोनेरा वर्ग के जीव कौन से होते हैं? ये जीव ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत वास्तविक केंद्रक रहित सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंतर्गत, जिनकी सेल्स में वास्तविक और जो न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि वो फैला हुआ जिससा रहता है ना, मैंने आपको बताया वैसा है ये एक कोशी जीव होते हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेन, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही सही, लेकिन ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है, मतलब एक कोशी जीवाणु है ये। इसके अंतर्गत मोनेरा वर्ग के अंतर्गत केवल बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया के अलावा जो ग्रीन ब्लू एल्गी है, अब इस मोनेरा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? बैक्टीरिया तो अपने आप में आ ही जाता है। एक जीबी है, जिन्हें जीबी है यानी कि ग्रीन ब्लू एल्गी, हिंदी में जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली शैवाल होती नहीं है। ये एक बात याद रखने योग्य है कि जीबी है यानी कि ग्रीन ब्लू एल्गी इज नॉट एन एल्गी, है ना, एल्गी है ही नहीं, वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनी लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक है, ये प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ना। पीपीएलओ का फुल फॉर्म ये है, कहीं पीपीएलओ आ जाएगी, पीपीएलओ होता क्या था? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है? ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, इज अ पार्ट ऑफ अ बैक्टीरिया, है ना। ये मोनेरा वर्ग का एक जीव है। और एक माइक्रोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया वर्ग के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। बैक्टीरिया इटसेल्फ आ जाते हैं, जीबीए आ जाती है, पीपीएलओ आ जाती है, माइक्रोप्लाज्मा आ जाते हैं। ये सभी मोनेरा वर्ग के हैं। और मोनेरा वर्ग केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि केवल एक कोशी जीव है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं हम। तो यूकैरियोटिक सेल जिसमें कोशी केंद्रक युक्त होते हैं, वास्तविक केंद्रक होता है उनमें, वैसे जीव कौन से जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है? प्रोटिस्टा वर्ग। प्रोटिस्टा क्या है कि प्रोटिस्टा जो होता है ना, ये क्या होता है? सूक्ष्म जीव ही होते हैं, लेकिन इनके पास प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोशी जीव ही आते हैं। लेकिन ये एक कोशी जीव ऐसे होते हैं जिनमें आपका केंद्रक उपस्थित होता है। और वो जीव कैसे, कौन कौन से होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये जीवों के नाम है। ये सूक्ष्म जीव हैं जो एक कोशी तो है, लेकिन इनके पास केंद्रक उपस्थित होता है। और इस केंद्रक उपस्थिति के कारण ये यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार फंगाई क्या होते हैं? फंगाई यानी कि फंगाई वर्ग यानी कि क्लोरोफिल रहित परजीवी पौधे। जो फंगाई होते हैं वो भी एक पौधे का ही टाइप रहता है, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। और क्लोरोफिल नहीं होता, और वो अपना पोषण कैसे करते हैं? वो परजीवी होते हैं, ठीक है ना। तो फंगाई वर्ग भी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है। प्लांटाई वर्ग यानी प्लांटाई यानी कि पौधे, जो सारे पौधे हैं क्लोरोफिल युक्त पौधे हैं, वो सभी प्लांटाई वर्ग के अंतर्गत है। प्लांटाई भी यूकैरियोटिक सेल होती है। इसी प्रकार एनिमेलिया वर्ग, तो एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत सभी जीव आते हैं। जीव, हम, आप, जानवर, सभी जो जीव है, जीव मात्र जो है, मतलब जीव से आशय मतलब जो पौधों के छोड़ के जो जीवित हैं वो सभी जीव हैं। वो जीव जो है ऐसा एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं, एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और वो उनके अंतर्गत वो जो है यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। तो सोल मेंबर इसके प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत मोनेरा वर्ग है। और मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया, जीबीए, पीपीएलओ, माइक्रोप्लाज्मा आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे बताने योग्य बात है, जो सेल की बात हो रही है, तो सेल जो लार्जेस्ट सेल है, मैं आपको बताता हूँ। तीन चीज़ें, एक तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, लार्जेस्ट सेल क्या है? मतलब सबसे बड़ी जो कोशिका, एक जीव इंडिपेंडेंट सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि जो शुतुरमुर्ग रहता है उसका अंडा रहता है, वो अपने आप में एक सेल है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। वो एक तकरीबन 1 किलोग्राम की होती है। तो वो जो सेल है, वो अपने आप, वो जो अंडा है वो अपने आप में एक सेल है और सबसे बड़ी सेल है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी सेल, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी सिंगल सेल का उदाहरण कौन सा है? सबसे बड़ी एक को सेल का उदाहरण क्या है? तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। इसी प्रकार जो
लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल यानी कि सबसे लंबी सेल, लेंथ में सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल क्या है अपनी? जो सबसे बड़ी सेल है वो नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी अंदर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जो हमारे न्यूरॉन्स है वो एक नर्व सेल रहती है ना, वो नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है, ठीक है, जो मीटर्स में रहती है, 1 आध मीटर की रहती है करीबन। ये जो नर्व सेल है, ये सॉरी मीटर्स में रहती है, पर ये जो नर्व सेल है सबसे बड़ी सेल रहती है किसी जीव के। लंबाई में सबसे बड़ी सेल कौन सी, अगर कोई पूछे आपका इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, लंबाई में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि नर्व सेल हिंदी में उसे तंत्रिका की जो सेल होती है वो सेल सबसे बड़ी सेल होती है। इसी प्रकार अगर कोई पूछ ले आपसे कि यार जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट सिंगल सेल कौन सी है, सबसे छोटी एक कोशिका कौन सी है, तो वो है जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है एक प्रकार का। माइक्रोप्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा सेल है, मतलब बैक्टीरिया में भी अगर कोई सबसे छोटा है तो वो माइक्रोप्लाज्मा है ना। दुनिया में सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिजेज है, और सबसे लंबी सेल जो है वो नर्व सेल है, ठीक है। ये 2-3 चीजें थी याद रखने योग्य, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे चलते हम। अब प्रोकैरियोटिक सेल का कंस्ट्रक्शन हम समझते हैं। जो आपको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बताई, तो प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना के भाग क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत क्या क्या भाग होते हैं, वो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। इस प्रकार के सेल के अंदर एक झिल्ली होती है, सेल का एक पैकेट होता है, सेल को पैक करके सबसे पहले एक झिल्ली रखती है। तो सेल का बाहरी आवरण होता है जो लिपिड तथा प्रोटीन का बनाता है। मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा इसको, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये आंतरिक पदार्थों को पैक करके रखती है। इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली। उसके बाद आती है सेल वाल। अब सेल वाल क्या होती है? सेल वाल इसी के संलग्न रहती है, सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वाल होती है। और सेल वाल क्या होती है? मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन से लगी हुई एक सेल वाल होती है। सेल वाल जो रहता है ये कठोर भाग होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से डेवलप होकर बनता है, कठोर हो जाती है तो वो सेल वाल बन जाती है। सेल वाल जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और ये जो है सेल को एक ढांचा प्रोवाइड करती है ताकि वो पिचक न जाए, ठीक है। जैसे क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव जो है ऐसे, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं सिंगल सेल, तो एक कोशी जीव जब ऐसे परिस्थितियों में रहते हैं, ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जो सामान्य सेल के अनुरूप नहीं होते, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी समुद्र की गहराई में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो वहाँ कैसे जीवित रहेंगे, जबकि कोई सामान्य जीव वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता। समुद्र की ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं हम, तो प्रेशर के कारण हम दब के मर जाते हैं। ऐसे ही कुछ जो गर्म जगह रहती है वहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गर्म पानी के सोते रहते हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे सामान्य आदमी या सामान्य जीव जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो जीवित रह सके ऐसा, तो उसके लिए उनको एक कठोर आवरण की आवश्यकता होती है जो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो वो सुरक्षा उनको सेल वाल प्रदान करती है, ठीक है। सेल वाल यानी कि जो उसकी बाहरी आवरण है। इसी सेल वाल से संलग्न एक चीज होती है, एक संरचना होती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स भी सेल वाल से जुड़ी हुई रहती है, और ये सेल वाल से भी ज़्यादा कठोर रहती है, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की बनी होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की इसलिए बनी होती है ताकि कोई केमिकल उस जो है, जैसे इनके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल्स जो अपने आप को डेवलप करती है, तो जब सेल्स पे आक्रमण होता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक प्रकार का ओवर अ पीरियड टाइम वो डेवलप कर लेती है अपने आगे आवरण, और वो कठोर आवरण क्या कहलाता है? ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। ग्लाइकोकैलिक्स इंग्लिश में लिख देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स रहता है जो सेल का सबसे, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में अगर उपस्थित है तो वो सबसे भारी भाग जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाएगा। बाहरी भाग जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की रहती है। उसके अंतर्गत उसके अंदर वाली जो लेयर रहती है वो सेल वाल रहती है, और उसकी भी अंदर वाली लेयर रहती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसकी संरचना तथा मोटाई भिन्न भिन्न बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स की संरचना अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग उसकी थिकनेस होती है, लेकिन जहाँ ये कठोर रूप में उपस्थित होती है उसे कैप्सूल कहा जाता है। यदि ग्लाइकोकैलिक्स किसी प्रोकैरियोटिक सेल में कठोर रूप में उपस्थित है तो उसे कैप्सूल कहा जाएगा, और यदि वह किसी लूज फॉर्म में या जेल टाइप फॉर्म में उपस्थित होगी तो वो उस टाइम पे
अपनी स्लाइम लेयर कहलाई जाएगी। स्लाइम लेयर की स्पेलिंग लिख देता हूँ, स्लाइम लेयर, है ना। इफ फाउंड इन जेलियस फॉर्म तो वो स्लाइम लेयर कहलाएगी, अगर कठोर रूप में तो उसे कैप्सूल कहा जाएगा, ठीक है। आगे और कुछ ऑर्गेनेल्स हम समझते हैं। ये मैं आपको किसी प्रोकैरियोटिक सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ, उसके अंदर क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव, जो मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर एक लिक्विड रहता है जो सारी क्रियाएं करता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म में सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जो उसको जीवित रखने के लिए सक्षम होती है। अब उसके अंतर्गत एक न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए ट्रू न्यूक्लियस यानी कि अनुपस्थित रहता है, न्यूक्लियस यानी केंद्र का अनुपस्थित रहता है, तथा मूल अनुवांशिक पदार्थ जो है, मूल अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें घूमते रहते हैं इस लिक्विड में, किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में ये जो अनुवांशिक जानकारी है वो घूमती रहती है, तैरती रहती है, और वो उसी से उसको यूज कर लेता है तैरते हुए, ठीक है। अब इसके अलावा जिसमें होता क्या है कि ये जो एक क्रोमोसोम डीएनए रहता है, यानी कि केवल एक, जो डीएनए आपने देखा होगा इस टाइप का रहता है, तो ये डीएनए का जो है ना, ये केवल एक ही क्रोमोसोम का डीएनए रहता है इसमें, और कोई दूसरे सेल के, है ना, ये खाली यही रहता है, और ये इसमें तैरता रहता है किसी इस लिक्विड में, इस लिक्विड के अंतर्गत ये तैरता रहेगा, और जो उसको अनुवांशिक जानकारी उस सेल को आवश्यकता वो इसी से निकाल लेती है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है कि इन सेल्स में एक, ये तो मूल क्रोमोसोमल डीएनए वाली बात होगी, है ना। ये जो है एक्चुअल डीएनए, ये दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डीएनए, है ना, इसको कहते हैं एक्चुअल डीएनए। ये जो आपको देख पा रहे हैं ये एक्चुअल डीएनए। एक्चुअल डीएनए के अलावा इसमें क्या रहता है, एक सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए। इस सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। सर्कुलर डीएनए इस एक्चुअल डीएनए के अलावा प्लाज्मिड, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड का क्या काम रहता है, प्लाज्मिड है ना, सर्कुलर डीएनए में तो उसकी अनुवांशिक जानकारी, वृद्धि, विभाजन वो उसकी रहती है, लेकिन जो ये सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड रहता है, इस प्लाज्मिड डीएनए के अंतर्गत क्या होता है कि प्लाज्मिड डीएनए में इस प्रकार की जानकारी रहती है जो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। जैसे कि जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, इन पे अगर कोई केमिकल का असर हो तो उसको, उससे कैसे निपटना है, उसकी जानकारी इस सर्कुलर डीएनए यानी प्लाज्मिड में होती है। अब प्लाज्मिड के अलावा क्या होता है कि प्लाज्मिड इस प्रकार की छोटी छोटी गोल संरचना होती है, ठीक है, पर ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लैजिला। जो फ्लैजिला रहता है ना, फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला एक तंतुनुमा संरचना होती है किसी सेल में, एक एक्सटेंशन होता है जो प्रोटीन का बना रहता है, और ये निकलता कैसे है, जो हमारी सबसे अंदर की जो लेयर है किसी सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, उस अंदर वाली लेयर में से ये निकलता है फ्लैजिला, एक तंतुनुमा, और ये उसके परिवहन में किसी बैक्टीरिया या जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके परिवहन में उसको सहायता करता है, ये इसको मूवमेंट देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे और ऑर्गेनल समझते हैं। तो ठीक है, इसमें अभी और ऑर्गेनल्स दिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम पे चलते हैं हम सबसे पहले। तो अब मैं आपको बताया कि ये जो ये जो लेयर देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये जो नीला वाला जो पोर्शन आप हल्का नीला रंग का जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है वो देख रहे हैं, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंतर्गत जो एक क्रीम या थोड़ा सा हल्का सा पीला सा जो है, ये वाला पार्ट क्या है, सेल वाल है, सेल वाल है, ठीक है। जो नीला वाला पार्ट है सेल वाल है, जो मैंने आपको समझाया कि सेल वाल जो है सबसे बाहरी भाग क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाला जो ये पीला सा भाग है ये सेल वाल है, और सबसे जो गहरा पीला है ये भाग, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये जो पीला, ये वाला जो पीला वाला हिस्सा है ये झिल्ली है, ये जो हल्का सा क्रीम सा हिस्सा है ये सेल वाल है, और ये जो नीला वाला जो सबसे बाहरी भाग है ये क्या कहला रहा है आपका, ये बाहरी भाग जो है ग्लाइकोकैलिक्स कहला रहा है, ये कैप्सूल कहला रहा है अगर कठोर है तो, ठीक है। अब उसके बाद अब मैंने आपको बताया फ्लैजिला। तो ये जो आप तंतु देख पा रहे हैं ना, ये तंतु जो दिख रहे हैं ये फ्लैजिला है, और ये फ्लैजिला कहाँ से उभरता है, ये फ्लैजिला इस डायग्राम में नहीं दिख पा रहा, पर ये यहाँ से आपकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, जो अंदर जो गहरा नीला भाग है इसमें जुड़ा हुआ रहता है, इसकी जड़ यहाँ तक रहती है, मतलब ये इस प्रकार से दिखता है आपको, ठीक है। ये इस जगह पे आके जुड़ा हुआ रहता है, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, और ये इसको मूवमेंट प्रदान करता है।
इसके अलावा क्या है, ये जो आप क्रीम सा जो दूधिया कलर का जो देख पा रहे हो भाग, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। दूधिया कलर का इसको डायग्राम में दिखाने के लिए है, लेकिन ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे लिक्विड रहता है। ये लिक्विड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म के अलावा आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आप ये गुलाबी कलर का जो जाल जैसा देख पा रहे हैं, ये क्या है, जिसका मूल डीएनए है ना। अब ये डीएनए क्या किसी पैकेट में नहीं है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या ये केंद्रक के अंतर्गत ऐसा रहता है, लेकिन अब इस वाले में जो प्रोकैरियोटिक सेल सॉरी यूकैरियोटिक सेल में ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ये ऐसा पैक्ड रहेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारी सेल होगी, एक सेकंड क्षमा कीजिएगा मुझे, जो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये बिना इसके रहता है, बिना किसी पैकेट फॉर्म में। ये सर आप देख पा रहे हैं खाली खुला हुआ जाल सा है, तो ये डीएनए है इसका, ये इसका एक्चुअल जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए कहते हैं इसे, आनुवांशिक डीएनए कहलाता है ये जीनोमिक डीएनए। अब मैंने बताया कि जीनोमिक डीएनए के अंदर अलावा इस सेल के अंतर्गत एक और डीएनए रहता है, जो ये सर्कुलर डीएनए देख पा रहे हैं, ये जो है ना ये सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। और ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये फेनोटाइपिक कैरेक्टर यानी कि ऐसे जो उसको अनुवांशिक ऐसे गुण प्रदान करता है जो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान कराते हैं, है ना। तो ये इस टाइप का हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसके अलावा ये जो छोटे छोटे जो ये डॉट्स दिख पा रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे डॉट्स क्या है, ये छोटे छोटे डॉट्स जो है राइबोसोम है। राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस यानी कि झिल्ली रहित संरचना होती है जो प्रोटीन उत्पादन का काम करती है। अब सेल को अपने विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, तो प्रोटीन कहाँ उत्पन्न होता है, वो प्रोटीन इन छोटे छोटे ये जो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम के अंतर्गत वो प्रोटीन उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं प्रोटीन उत्पन्न करके इसके अंतर्गत साइटोप्लाज्म भेज देते हैं, और साइटोप्लाज्म अपनी सेल जो है साइटोप्लाज्म से अपना काम ग्रहण कर लेती है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसके अंदर की जो ये लेयर है जिसे हम कोशिका झिल्ली कह रहे हैं, इसके अंतर्गत एक ये मुड़ाव देख पा रहे हैं आप। तो ये मुड़ाव क्या है ये मुड़ाव मीजोजोम कहलाता है। यहाँ पे मीजोजोम हिंदी में भी इसे मीजोजोम कहा जाएगा, अंग्रेजी में इसे मीजोजोम कहा जाएगा। तो मीजोजोम क्या करता है, ये जो हमारा मीजोजोम है ना, इस मीजोजोम का काम क्या है कि मीजोजोम श्वसन किसी से इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत श्वसन या जो है आपका एंजाइम सिक्रीशन यानी कि एंजाइम उत्सर्जन और बाकी सभी क्रियाएं जो है ये मीजोजोम यानी कि ये जो इनफोल्डिंग जो मीजोजोम क्या होती है, किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक मुड़ाव रहती है। और ये मुड़ाव क्या करती है, मुड़ाव अपनी उसका क्या कहते हैं जो मुड़ाव क्या करती है कि मुड़ाव श्वसन का काम करती है सेल के लिए, एंजाइम उत्पन्न करती है और सेल विभाजन के दौरान डीएनए को के रेप्लिकेशन में सहायक होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। उसके अलावा आप देख पाएंगे बाहर जो ये छोटी छोटी ये संरचना देख पा रहे हैं बाल जैसी, तो ये क्या है, ये पिलियाई कहलाते हैं। ये पिलाई कहलाते हैं। और ये पिलाई क्या करते हैं, पिलाई क्या है कि किसी चिपकने का काम करते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या रहता है, किसी पत्थर पे भी चिपक जाता है इसके कारण, या किसी और बैक्टीरिया के पास जा सकता है या किसी और जीव के पास जा सकता है। ये क्या है, चिपकाने में मदद करते हैं। ये जो है ये इसके बाहरी आवरण पे लगे हुए रहते हैं ये पिलियाई। और ये पिलाई जो है इसको घूमने में, ये किसी चीज़ से चिपकने में सहायता करते हैं। और ये जो फिलामेंट है लंबा सा, इसको कहते हैं हम फ्लैजिला कहते हैं। और ये फ्लैजिला जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, ये फ्लैजिला उत्पन्न होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन से उत्पन्न होने के बाद ये क्या करता है कि मूवमेंट में सहायता करता है। तो आप इसमें आप समझ गए कि इसमें कितने प्रकार के वो ऑर्गेनल पाए जाते हैं। मैं आपको एक बार छोटे संक्षिप्त में बता देता हूँ। सबसे पहले बाहरी आवरण जो रहता है ग्लाइकोकेलिक्स कहलाता है। यदि कठोर हो तो कैप्सूल कहलाएगा, यदि लूज हो तो स्लाइम लेयर कहलाएगा। उसके अंदर की जो परत रहेगी है ना, उसके अंदर की जो परत है वो आपकी कहलाएगी सेल वाल। ये उसको कठोरता प्रदान करती है बाहर, है ना। और उसके बाद जो एक और जो आता है लंबा तंतु जो जुड़ा रहता है, जो लंबा तंतु इस फोटो में आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये क्या है, ये फ्लैजिला है। ये उसको मूवमेंट में मदद करता है प्रोकैरियोटिक सेल को। उसके अलावा अंदर ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम जो है किसी प्रोकैरियोटिक सेल में
प्रोटीन उत्पादन का काम करता है। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन उत्पादन का काम करता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत राइबोसोम जो रहता है वो अलग प्रकार का रहता है। यहाँ पे ये 70S करके राइबोसोम, इसका नाम क्या रहता है 70S टाइप का, ये इस राइबोसोम की टाइप है, टाइप ऑफ राइबोसोम है 70S, ये राइबोसोम का एक प्रकार है 70S। अब 70S राइबोसोम है ये, और है ना, तो ये क्या करता है प्रोटीन उत्पादन करता है। उसके अलावा क्या रहता है, एक डीएनए रहता है, ये जो छल्ला है जिसकी संरचना आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक डीएनए है। और डीएनए किस प्रकार, मूल डीएनए, जीनोमिक डीएनए, लेकिन ये क्या है अनपैक्ड फॉर्म में रहता है, और ये इस लिक्विड में तैरता रहता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एक छल्ला और देख पा रहे हैं आप, ये गोल सा, ये क्या है सर्कुलर डीएनए। ये फेनोटाइपिक कैरेक्टर यानी कि उसको एंटीबायोटिक से जो बचने के लिए जो जानकारी आवश्यकता रहती है वो इसमें स्टोर रहती है। उसके अलावा ये जो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इस पीले मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है, ये क्या है, ये पीले मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग मेसोसोम कहलाती है। और ये श्वसन, उत्सर्जन, एंजाइम, डीएनए रेप्लिकेशन, ये काम को करता है। तो और बाहरी जो ये संरचना बाल जैसे देख पा रहे हैं, पिलाई कहलाती है। पिलाई क्या होती है, पिलाई उसको किसी पत्थर से या किसी सतह से चिपकने वगैरह में सहायता करती है। इसी प्रकार की ये जो ये छोटे छोटे बाल जैसे रहते हैं, लेकिन कुछ में ये थोड़ी बड़ी रहती है। इस फ्लैजिला से तो बड़ी रहेगी, फ्लैजिला से छोटी रहेगी, लेकिन इस पिलाई से बड़ी संरचनाएं भी होती है कुछ बैक्टीरिया। उन्हें क्या कहते हैं, है ना, तो फिम्ब्रियाई कहते हैं उन्हें। और फिम्ब्रियाई क्या करते हैं, फिम्ब्रियाई भी इसी प्रकार का काम करते हैं। वो भी उन्हें परिवहन में तो मदद नहीं करते कि सामान्य तौर पे, लेकिन वो चिपकने वगैरह में या किसी सतह से जुड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाएंगे। आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल के जो अंग के उन्हें समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या अंग। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन युक्त अंगक बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो कौन कौन से ऑर्गेनल उपलब्ध रहते हैं उसमें, सबसे पहले तो रहता है उसके अंदर राइबोसोम। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, उसके बाद अंगक के नाम पे उसके पास केवल मेसोसोम होता है, राइबोसोम और मेसोसोम, उसके अलावा कोई अंगक उसमें उपस्थित नहीं होते। ठीक है, तो जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं कि आज हमने सेल का एक जो सेल को समझा, सेल के अंतर्गत आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में समझा। प्रोकैरियोटिक सेल के सारे जो ऑर्गेनल्स है वो हमने समझ लिए। इसके अलावा चूंकि सिंपल सेल है इसलिए इसमें ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते नहीं, जो थे वो ऑर्गेनल मैंने आपको डायग्राम में समझा दिए हैं, उनके काम भी मैंने आपको समझा दिए। फिर भी यदि आपकी कोई इस लेक्चर को लेके या इस टॉपिक को लेके कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल को लेके यदि कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगले जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी का एक कंटिन्यू पार्ट होगा, और उसमें हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में समझेंगे, और उसके जो ऑर्गेनल्स है वो समझेंगे, उसके फंक्शंस समझेंगे, और उसके जो आगे के लेक्चर उनमें हम बायोलॉजी के और दूसरे पोर्शंस को हम कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं विराम देता हूँ, और मेरी आप सभी से आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।